अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल अयूबी। नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम टॉपिक है वो है सेल टैक्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड एफआईआर। पाकिस्तान में दो बड़े टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स और सेल टैक्स, या इनको इस तरह भी कहा जा सकता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेल टैक्स क्या है, ये किन लोगों से वसूल किया जाता है और सेल टैक्स पर किस तरह एफआईआर दी जाती हैं, ये कानून क्या कहता है इस हवाले से। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नईम खान साहब। आप माहिर टैक्स अमूर हैं और सेल टैक्स पर ख़ास तौर पर ख़ास ग्रिप है, इनकी बहुत बड़ी ग्रिप है इस पर। और उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के। नाज़रीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, रिपोर्ट देखते हैं माहिरीन उसमें क्या कहते हैं। बिल्कुल भी सख्त रूड लहजे में जो एफबीआर ने लॉज को इसमें इतनी सख्त इम्प्लीमेंटेशन को कर दी है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ज़्यादती है और बिल्कुल भी लॉ के अगेंस्ट है और इसको बिल्कुल अमेंडमेंट होने की ज़रूरत है। एक जो पाकिस्तान का शहरी है वो सेल टैक्स में रजिस्टर है, वो टैक्स भी पे कर रहा है और सारे लॉज भी पूरे कर रहा है, रिटर्न्स भी फाइल कर रहा है, उसके बाद उसको पकड़ के अरेस्ट कर लेना, उसका बैंक अकाउंट को अटैच कर देना, प्रॉपर्टी को अटैच कर देना, उसके बाद उसको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाल देना, ये कोई बेहतर इकदाम नहीं है। तो उसमें पहले एफबीआर को चाहिए कि उसको नोटिस को शो कॉज वगैरह जारी करें, उसको नोटिफाई करवाएं कि ये आपका ये चीज़ गलत है, इसको अमेंड करें। अगर वो रेक्टिफाई नहीं करता, अमेंड नहीं करता, तो फिर एफबीआर को चाहिए वो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन करे। लेकिन जब वो रिटर्न भी फाइल कर रहा है, टैक्स भी दे रहा है, चीज़ें भी सारी फुलफ़िल कर रहा है, तो उसके बाद भी उसके ख़िलाफ़ इतना सख्त इकदाम अगेंस्ट जो है ना वो करना कि उसको अरेस्ट कर लेना या उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग करना, तो ये मैं समझता हूँ कि एक गैर महज़ब सी बात है और बिल्कुल भी ये कोई अखलाकी बात नहीं है। तो एफबीआर को चाहिए अपने लॉज में नरमी लाएँ, इसमें तरमीम करें ताकि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में आएँ और ख़ुद को रजिस्टर करवाएं और रजिस्टर करवाने की कोशिश करें। आप उनका टैक्स माफ़ कर दें, क्योंकि हमारा जो सेलर है वो आपको सेल टैक्स में इतना टैक्स दे देगा कि उस मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आपको वैसे ही कलेक्शन हो जाएगी। ये जो अभी जो सेल टैक्स की एग्जम्पशंस ख़त्म की गई हैं और मिनी बजट को अभी इंक्रीज़ किया गया है, हमारा जो डॉलर रेट कंट्रोल नहीं हो रहा, हमारी पेट्रोल प्राइसिंग कंट्रोल नहीं हो रही, हम एक इकोनॉमिक वार के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो हमें काफ़ी चीज़ों को फेस भी करना पड़ेगा। बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और हमें जो बीइंग अ लीगल कंसल्टेंट एंड पार्ट ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी, तो हमें भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा कि हमने टैक्स पेयर को भी समझाना है और हमारी अवान बाला तक अपनी जो है ना वो आवाज़ भी पहुंचानी है। थैंक यू जी नईम साहब, सबसे पहले सेल टैक्स जिसको हम कहते हैं, वैसे तो परसेप्शन है वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर ख़जाना तक सब कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स नहीं देते, लेकिन वो सेल टैक्स है जिसे इनडायरेक्ट हम जिस टैक्स कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लोगों से वसूल किया जाता है। इसकी डेफिनेशन असल में है क्या, ये सेल टैक्स है क्या? बेसिकली सेल्स टैक्स का जो कंसेप्ट है अयूब साहब, ये इसका बेसिक कंसेप्ट टैक्स कलेक्शन तो है ही है जी जी। उसके साथ से डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी कि आपने पूरे मुल्क का जो निज़ाम है उसको एक डॉक्यूमेंट्स में लेके आना, यानी कि जिसको दस्तावेजी मईशत हम कहते हैं। दस्तावेज़ में जी कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा सर? इसका फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट को पता चलता है कि मेरे मुल्क में जो जीडीपी का आप लफ्ज़ सुनते हैं, जी जी, उससे पता चलता है कि पूरे मुल्क में पैसा कैसे रोटेट हो रहा है। ठीक है। अब इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो सेल्स टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है या सेल टैक्स कलेक्टिंग एजेंट है, ये बेसिकली एक अमानतदार है। ये अमानत वाला है। अब ठीक है, अमानतदार, इसने गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोगों से पैसा लेना है और गवर्नमेंट के खजाने में ईमानदारी से को गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा देना। ठीक है। इसका पर्पस क्या है? लोग कहते हैं हम टैक्स पे करते हैं, मैं जो थोड़ा सा टाइम लगता, लोग कहते हैं हम टैक्स पे करते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि वो पैसा जो लोगों से लिया जाएगा, जब वो पूरे का पूरा ट्रेजर में जाएगा तो वो पैसा दोबारा उन्हीं लोगों पे खर्च होगा। ठीक है, बेसिकली इसलिए अवाम का पैसा, टैक्स का पैसा अवाम के जरिए अवाम पर खर्च होगा। अवाम पे खर्च होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर वो टैक्स अदा करते हैं, जो टैक्स अदा करेंगे उन पे ही एफआईआर दी जाती है, फिर ये क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है यूबी साहब। देखिए, अगर आप सेल्स टैक्स, मैंने पहले लफ्ज़ यूज़ किया कि सेल्स टैक्स जो कलेक्टिंग एजेंट है वो अमीन है, वो अमानतदार है। ठीक है। और अगर कोई अमानत में ख़यानत करेगा, ये तो आप सेल टैक्स की बात कर रहे हैं ना? जी जी, सेल टैक्स की अगर बात आप कर रहा हूं। जी रूटीन जी। लाइफ की भी बात करें, अगर वहाँ पे भी कोई अमानत में ख़यानत करेगा तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। यानी अमानत में ख़यानत करेगा उसके बाद
ये जी वो सेल टैक्स देने वाला नहीं, वो तो सेल टैक्स जो इकट्ठा करके हुकूमती खजाने में जमा करवाता है उस पे वो जिसकी जिम्मेदारी है। अगर वो वहीं पे करप्शन करता है या गवर्नमेंट के ठीक है। पैसे डिपॉजिट नहीं करवाता, ठीक है। फिर वो फ्रॉड करेगा सर। बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें जो टैक्स एविजन है इसका तरीक़ेकार क्या है ढूंढने का? देखिए, टैक्स एविजन के लिए एफबीआर का एक तो अपना सेल टैक्स में खास तौर में जो जी सेल बिल्कुल। जी इस वक्त तो जो आईआरएस है वहाँ पे इनके ऑफिसर जो खुद से उनके पास पूरा डाटा हर बंदे का मौजूद है, जी उसी को रिकनसाइल करके भी देख लेते हैं कि यार ये जो सारी रिटर्न फाइल की गई इसमें इनपुट आउटपुट के रेशियोज क्या हैं। और इसके पैरेलल उन्होंने एक और एडिशन किया एक डिपार्टमेंट को, इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन के नाम से, आई के नाम से जिसको कहा जाता है। वो एक अलग से पूरा डायरेक्टरेट है, ठीक है, जिसको उनका डायरेक्टर जनरल हेड करता है। उनकी ड्यूटीज़ ही ये है, वो ये देखते हैं कि इस वक्त जो रिटर्न्स फाइल की जा रही हैं उनकी सेल परचेज़ का जो पूरा एक चेन है वो कैसे बन रही है, या जो मार्केट में आप लोगों को देखते हैं कि वहाँ पे जो उनकी इनकम की ग्रोथ है क्या उसके बिजनेस के हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वो कहीं शक महसूस करते हैं तो उस बंदे को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। उनको प्रोसिक्यूशन की पावर है उनके पास, वो फिर अपनी इस पावर को यूज़ करते हुए उसका जो डाटा पूरा उसको कलेक्ट करते हैं अपने तौर पे। ठीक है। और अगर वो कभी महसूस करें कि हमें किसी प्रेमिसेस में जाके उनका रिकॉर्ड हासिल करना, तो वो भी उनके पास पावर है। अच्छा नईम साहब, ये जैसा आप कह रहे हैं वो आई उसको चेक करती है सेल टैक्स, इसका मतलब है जो सेल टैक्स की जितनी भी रिटर्नें जाती हैं वो आई देखती है। कानून क्या कहता है इसके? सर कानून तो देखें, कानून तो यही कहते हैं कि हर ऑफिसर जिन्होंने पहले तो आरटीओ लेवल पे जो उन्होंने जोन बनाए हैं, उस जोन में एक कमिश्नर हेड करेगा, उसके नीचे पूरे ऑफिसर चेक करेंगे। बेसिकली आईएन का फंक्शन ये होता है कि अगर उनके पास कोई कंप्लेंट चली जाती है, अगर वो कहीं अवियन महसूस करते हैं, उनके पास कोई ऐसा शक आ जाता है या उनका इन्फॉर्मेशन ऐसे जाती है, फिर उस पार्टिकुलर पर्सन को वो वरेकी करते हैं। जिस तरह आरटीओ से केस उस तरफ ट्रांसफर होगा, ये शिकायत जाएगी, फिर उसके वो खिलाफ नहीं सर, जरूरी नहीं है, पब्लिक भी शिकायत कर सकती है। ठीक है। अगर कोई बंदा पब्लिक का वो उनको कंप्लेंट सबमिट करता है कि हमें फलां जगह पे टैक्स एविजन नजर आ रही है, तो उसकी कंप्लेंट को भी फॉलो करेंगे, उसके बाद वो एक्शन करेंगे। उसके बाद एक्शन। काशिफ अनवर साहब, जिस तरह अभी नईम साहब फरमा रहे थे, जो अमानत में ख़यानत करता है उसके ऊपर क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट होती हैं। सेल टैक्स में आप समझते हैं ये फ्रॉड है, एक आम सा अलमिया है, सुबह से लेकर शाम तक हम सुनते हैं, बच्चे के पैम्पर से लेकर मरने वाले के कफन तक लोग टैक्स अदा करते हैं, इसके बावजूद हुकूमत कहती है टैक्स नहीं देते, टैक्स चोर है। आप समझते हैं इसमें अमानत में ख़यानत हो सकती है? देखें, जो नईम भाई ने बात की है, अगर आप शरई लिहाज से बात करें तो फिर तो ये ठीक है कि जो इमानतदार है उसने अपनी इमानत को अदा करना है। लेकिन देखें, और भी बहुत से पहलू हैं जिसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए और जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत से एफआईआर हो रही हैं सेल टैक्स के ऊपर, ज़रूर बहुत से इश्यूज आजकल उठे हुए हैं। ताजिर बरादरी तक भी वज़ीर आला साहब से मिलने चली गई है जनाब एफआईआर को रोका जाए। सर देखें, हमने भी इस इशू को उठाया है, हमारी एसोसिएशन ने भी उठाया है, चैम्बर्स भी उठा रही हैं, और आप, मेरा हाल है आपका जो है वो पीओएस इंटीग्रेशन की तरफ ही आपका है, उस तरफ आप कर रहे हैं, दिया दे रहे हैं। तो देखें, कवानीन पे भी एक तो सबसे पहली बात यह है कि कवानीन बनाना सरकार का हक है, लेकिन कवानीन स्टेक होल्डर्स की मशावरत से बनने चाहिए। जब आप मशावरत से नहीं बनाते, स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत से, तो उसमें इश्यूज़ आते हैं। मैं अगर आप पीओएससी की हमने बात की है तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक छोटी सी बात सिर्फ ये करूँगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमने सेल्स टैक्स लेना है, सेल्स टैक्स का ताल्लुक आपकी टर्नओवर के साथ होता है, आपकी सेल्स के साथ होता है। सेल्स टैक्स का ताल्लुक एरिया के साथ नहीं होता। अगर हम ये कहें कि ऐसे तमाम दुकानदार, और फिर हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर हमारा जो लिटरेसी का रेट है वो कितना है, ताजिर पढ़े लिखे कितने हैं, क्या ताजिर सेल्स टैक्स के कवानीन को समझते हैं, समझ सकते हैं, और क्या वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। और देखें, नईम भाई बहुत एक्सपर्ट हैं, ये नईम भाई भी यहाँ पर ये मानेंगे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिनके पास पूरी टीम्स हैं, उनके मुलाजमीन से सेल्स टैक्स के अकाउंट्स को हैंडल करने में गलतियाँ हो जाती हैं। तो हम एक लेमैन से, हम एक ट्रेडर से, एक आम रिटेलर से हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तमाम उन कवानीन को भी बरूए कार लाते हुए और वो तमाम उनको फॉलो करेगा। सेल्स टैक्स के कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा कि एक ताजिर जो है अगर उसकी इतनी टर्नओवर होगी तो उसने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराना है, या तो हम उस काशिफ साहब आप सही कह रहे हैं। मेरा जो सवाल है मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर जो टैक्स अदा करते हैं सेल टैक्स वट एवर वो 17% अदा करता है कोई, या 10% करता है, या 12% करता है, या 5% करता है, लेकिन उन पे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का इतलाक नहीं होता। इतलाक उनके ऊपर होता है
अगर नीम साहब मैं सही कह रहा हूँ, जो टैक्स वसूल करते हैं आवाम से और हुकूमती ख़जाने तक नहीं पहुँचाते, उसके ऊपर उसका देखें, प्रोसीडिंग का मैं इतलाक आपको होता है। ये बात बताऊं कि देखें, एक तो ताजिर और एक इंडस्ट्रियलिस्ट इस मुल्क के अंदर काम कर रहा है। दूसरा, मैं ये बात नहीं कर रहा जैसा क्या चेन उसमें स्टोर है, जायज़ देखो आपका है या इलेक्ट्रिसिटी रेट नाहक है। वो आम बंदे का तो नहीं है ताल्लुक, जो देखिए, बड़े बड़े बहुत स्टोर हैं। मैं जी, आपको जी। ये बात अरबों की बताऊं, जिनकी सेल है। देखिए, हम जब तक लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले को भी कटहरे में साथ नहीं लाएंगे, जब तक हम लॉ बनाने वाले को इख्तियारात लॉ जो हम पे इतलाक होता है लॉ पे, अगर हमें जब तक आप इख्तियारात नहीं ना देंगे। देखिए, और मैं उसकी मिसाल देता हूँ FTO की। आसिफ जा साहब इस वक्त आके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, वो हर एसोसिएशन में जा रहे हैं, वो हर फेडरेशन में जाके बात कर रहे हैं। जब तक हम इन कवानीन को नरम नहीं करेंगे और जब तक हम जिन पे इनका इम्प्लीमेंटेशन होती है उनको इख्तियार नहीं काशिफ भाई, देंगे, आपके कवानीन काशिफ नहीं साहब, चल काशिफ सकते। साहब माशाल्लाह आप टेक्सास को बहुत करीब से जानते हैं। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हो। कोई भी ऐसा कानून इतना सख्त नहीं है जिसका अवाम के ख़िलाफ़ जानबूझ के अफसरान उसको इशू बना के अवाम से कोई बदला लें या टैक्स पेयर से कोई बदला लें। कानून सब दुरुस्त हैं, लेकिन उनको जो अमल दरामद है वो अफसर की सवाबदीद है, उसको सही तरीके से करता है या गलत तरीके से करता है। लेकिन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं आपको स्टेक होल्डर से मुशावरत करें, जब 6,000 अरब रुपया आपका चैम्बर जो आपका मेम्बरान है वो टैक्स अदा करते हैं, वो एक शर्त नहीं बनवा सकते? अगर IMF 6,000 अरब डॉलर देकर पूरे 22 करोड़ अवाम को मर्जी के कवानीन इम्प्लीमेंट करवाता है, मर्जी कवानीन लाता है, सेल टैक्स एग्जाम्पशन ख़त्म करवाता है, फिर अपनी पहचान चैम्बर क्यों नहीं वाज़ेह करते? अगर सेनेट और कौमी असम्बली पे इस बात का इतलाक नहीं होता और कौमी असम्बली और सेनेट आपकी आवाम के हकूक़ को महफूज नहीं रख सकते, तो लाहौर चैम्बर या बाकी चैम्बर्स की तो हैसियत ही कोई नहीं है। और एक और बात नहीं, बताओ, काशिफ देखिए, साहब, मेरी बात सुनिए सर, मेरी हमारी हमने अपनी सर, मेरी पहचान बात करनी सुनिए है। सर, मेरी एक बात जी, सुनिए। जी। देखें, आपके कवानीन लाहौर चैम्बर ने नहीं बनाने, आपके कवानीन को पास करवाना है सेनेट ने और कौमी असम्बली में। कोई शक और नहीं। अगर वहाँ देखें, हम हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो कहाँ बैठे हैं? असम्बलियों में और सेनेट में बैठे हैं। देखें, अब 20 करोड़ अवाम जाकर अब फैसला तो नहीं मनवा सकती ना, तो ये जितने 700 लोग हैं उन्होंने ही हमारे हक में फैसले सर, करवाने हैं। कोई शक नहीं, 22 करोड़ आवाम जाके अपना फैसला नहीं करवा सकती, लेकिन लाहौर चैम्बर के एक जो ओहदेदार हैं, मेंबर हैं, वो हुकूमत के दरमियान बैठ के अपने मुज़ाकरात को भी कामयाब करवा सकते हैं सर, और करवाते अपने हैं। कवानीन भी बनवा सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा, काशिफ साहब, ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी क्योंकि हम सेल टैक्स पर आज प्रोग्राम कर रहे हैं। नईम खान साहब, जिस तरह काशिफ अनवर साहब कह रहे थे, ये कानून नहीं कहता सेल टैक्स में, आपने सुना था सेल टैक्स का कानून क्या कहता है। और जो पॉइंट ऑफ सेल काशिफ साहब ने एक निशानदी करवाई है, आजकल बहुत इशू बना हुआ है जाली रसीदों का, जाली इनवाइस का। उसका क्या मतलब है? जाली इनवाइस जानबूझ के टैक्स को हुकूमती ख़जाने से रोकने का मकसद है या इनपुट लेने का मकसद? उसका क्या क्या शोर अयूब साहब, अगर मैं थोड़ी सी कानून से हट के बात करूं, तो होता यह है कि कुछ ना कल्चर बन जाता है। नीम साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बात मैं आपसे गुफ्तगू को यहाँ से जारी रखूँगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नीम साहब। अयूब साहब, जो आजकल मैं समझता हूँ, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, PS जो मशीन्स है, सारा इंटीग्रेशन जो ही है। जी 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 बिल्कुल, ये होनी चाहिए। अब देखें, अगर एक केस ही क्यों ना अनर्थ हो जाए, जी जी अगर वो मुझसे इनवाइस के अगेंस्ट सेल टैक्स चार्ज कर रहा है और उसने मुझे फेक इनवाइस इशू कर दी है, तो उसने जुर्म तो किया, उसने फ्रॉड तो किया, वो भी रियासत के साथ, स्टेट के साथ। जी जी। और मैं सर, चूँकि मेरी अब 22 साल की स्टैंडिंग हो गई है, अब मैं समझता हूँ, रियलाइज़ करता हूँ इतना सारा प्रोसीडिंग के बाद, कि मेरी अपनी ज़ात अगर कहीं पे डिस्टर्ब हो जाए तो शायद मैं एक्सेप्ट कर लूँ, लेकिन हर पाकिस्तानी को चाहिए कि जिस जगह पे मेरे मुल्क की बात है, अगेंस्ट कोई काम हो रहा हो, तो वहाँ पे मुझे स्टैंड लेना चाहिए और मुझे वो काम खुद भी नहीं करना चाहिए। अब उस बंदे ने या तो मुझे इनवाइस इशू ना करता, अगर उसने इनवाइस इशू किया तो उसने क्राइम किया। जी जी, फेक इनवाइस देकर। इसका मतलब वो ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए कानून गलत है, उसने उस कानून को मिस यूज़ किया है,
उसके अगेंस्ट जाके काम किया है, बल्कि उसने अपनी उस बरादरी का भी नुकसान किया है जिसके ऊपर लोग एतमाद करके वहाँ पे सारी पेमेंट कर रहे थे। इसका मतलब है कि वो स्टोर्स, वो शॉप्स, वो मॉल्स जिस जगह पे सारे लोग जाके शॉपिंग करते हैं और ब्लाइंड फेथ करके इनवाइस ले लेते हैं, इसका मतलब है कि हर बंदा उसको चेक करेगा, शाकी निगाह से देखेगा। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन ले ही लेगी, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को भी उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एज ए कौम, एज ए पाकिस्तानी हमें भी देखना चाहिए हम जो रसीद वसूल कर रहे हैं सही है कि नहीं है, चेक तो करना बनता है ना। हमारा टैक्स जो हुकूमती खजाने में जा रहा है वो जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। इसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए एफबीआर ने प्राइस पॉलिसी अनाउंस की है जी जी। कि ताकि हम खुद जब उसको लें तो हम उसको चेक कर लें। लेकिन नईम साहब देखें ना, वो ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने भी एक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम चलाया था, वो कुरानदाजी के जरिए गाड़ियाँ भी निकाली जाती थी, लेकिन वो भी अब ख़त्म हो गया। वो उसकी कॉपी करके एफबीआर ये पॉइंट ऑफ सेल लाया, लेकिन अच्छा है दस्तावेजी मुआशरत के लिए, लेकिन इस पर एफबीआर के अफसरान को काम करने की ज़रूरत थी। सर इनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत थी लोगों को, उनको जो जब इंटीग्रेशन करने के लिए जाते हैं जो सिस्टम वाले हैं उनसे मिल के, उनके साथ मिल के ये लगवाते। लेकिन ये तो एफआईआर देने के बजाय और जुर्माने पेनल्टीज 5 से लाकर 20 लाख करने के अलावा अफसरों ने उन लोगों का एतमाद में तो नहीं लिया उस पर, जिसके वो उसकी वजह आज सामने आ रही है जाली। सब ठीक है, लेकिन आप ये देखें ज़रा कि पीओएस मशीन्स एक आम शॉप पे नहीं इंस्टॉल की। जी जी, वो बड़े बड़े स्टोर में कोई शक नहीं है इसमें। ये देखें ना, जी जी आप देखें कि जिन शॉप्स पे, जिन मॉल्स पे पीओएस को इंस्टॉल किया गया है, जी जी, वो लोग चेन स्टोर हैं ज़्यादा। प्रॉपर बिजनेस रन कर रहे हैं, वो वेल अवेयर हैं, वो मीडिया के साथ उनका राब्ता बड़ा मजबूत है, इवन के वो इस लेवल पे बिजनेस कर रहे होते हैं, को सारी पॉलिसीज को देख रहे होते हैं। जी जी, पहले स्टॉक टेकिंग पे भी वो अफसर कर लेते थे, लेकिन अब तो वो एफबीआर का अफसर जो पीओएस का इनवाइस होगी उसके माना जाएगा। मैं समझता हूँ, देखें जितने बड़े सुपर स्टोर्स हैं इनमें पहले भी बहुत सारे लोग जो प्रॉपर बिजनेस कर रहे थे। इसी वजह सिंगल सेल टैक्स का जो वो कंसेप्ट है, इसलिए वो वफाक लेकर आ रही है। इसी वजह से जो ये टैक्स चोरी, फेक इनवाइस, ये चीज़ें रुक जाए। बेसिकली देखें, टैक्स चोरी को रोकने का तो ये कंसेप्ट होगा ही, लेकिन ये बिजनेसमैन को फैसिलिटेट किया जा रहा है। जी जी, माजी में जो बहुत सारी शिकायत थी वो ये था कि अगर सूबाई लेवल पे आपका टैक्स काट लिया गया है, टैक्स डिडक्ट हो गया, तो आपकी जब फेडरल रिटर्न फाइल करते थे सेल्स टैक्स की, तो वहाँ पे आपकी इनपुट ज़ाया हो रही थी, बेशुमार इनवाइसेस वहाँ पे अपलोड नहीं होती थी। ये तो बिजनेसमैन के लिए फ़ायदा होगा। अच्छा, जो ये हुकूमत का भी एक अच्छा काम है, जो नेशनल सिंगल टैक्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए था, आ भी गया है। उसमें चलो जो तकनीकी खराबियाँ वो तो दूर हो जाएंगी। नईम साहब, जो आजकल एक वो शोर है एफआईआर का, सेल टैक्स पे आई एफआईआर बहुत ज़्यादा आजकल टैक्स पेयर के खिलाफ कर रहा है, या उनकी जूरिडिक्शन में आता है आई के जूरिडिक्शन में, या और किसी की जूरिडिक्शन है? देखिए, होता ये है कि जब एक इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसको देखते हैं, उससे पहले क्या क्या स्टेप्स थे, क्या क्या प्रोसीडिंग्स थी, उसको मीडिया हाईलाइट नहीं करता, वो बताता नहीं। देखिए, इसका एक प्रोसीजर है। अब टैक्स फ्रॉड की अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे इनवाइस का जिक्र है, जो अभी आपने पीओएस की बात की है। जी जी, इनवाइस क्या है? टैक्स फ्रॉड होता ही तब है जब आपने इनवाइस इशू की, जी जी, उसके अगेंस्ट आपने पब्लिक से टैक्स लेके गवर्नमेंट रही में डिपॉजिट नहीं करवाया, या आपने जो अपनी परचेजेस की उसके अगेंस्ट जो आपने इनवाइस इशू की, जिस बंदे ने इशू की उसने प्रॉपर आपसे टैक्स लेने के बाद डिपॉजिट ना करवाया, क्योंकि पूरी चेन है। जी जी, अब अगर वो बंदा वहां पे जाके अपनी इस सारी प्रोसीडिंग को, अपनी सारी वर्किंग को, डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई नहीं करता, तो फिर वो बंदा एक असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा और उसमें वो ये प्रोविजन इन्वोक करेगा, ठीक है, कि मैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 आपके ऊपर फ्रॉड का एलिगेशन जो चार्ज है वो लगा रहा हूँ। वो लगाने के बाद फिर वो दोबारा INI को भेजता है, ठीक है, कि भाई इस बंदे के खिलाफ ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करें, क्योंकि उसको फ्रॉड साबित हो चुका है। वो असेसमेंट ऑर्डर भी उस बंदे के हैंड ओवर किया जाता है ताकि वो अपील कर सके। तो ये जब ऑर्डर पास हो गया फिर एफआईआर का कंसेप्ट क्यों? देखें, बेसिकली पनिशमेंट्स क्या होती हैं, रोका जाता है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अभी है। तो पॉइंट ऑफ सेल तो अब आया है, उससे पहले भी जाली रसीदें बनती थी, वो इनवाइसें बनती थी, उसको खत्म करने के लिए हुकूमत पीओएसओ लेके आई, उस पर भी जाली फेक जी थोड़ा समय लें। जी जी, किसी सोसाइटी को जब आप सिस्टम में लेके आते हैं, देखिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है? सबसे मुश्किल क्या होता है? एक कम्युनिटी को सिस्टम में नेट में लेके आना, कोई शक नहीं है। अब होता यह कि यहाँ पे कोई बादशाही निज़ाम तो है नहीं कि इसको पकड़ के हैंग कर दो, उसको पकड़ दो। यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें अपनी कौम की तरबियत की जाती है, कभी उसको थोड़ा सा डरा दिया जाता है, कभी कहा जाता है, कानून में सख्ती नरमी की जाती है, बिजनेस को भी रन करना है और लोगों को समझाना भी है। अगर आप किसी जितने भी FIRs अभी तक हुई हैं, अगर आप उनका स्कोप देखते हैं, ठीक है,
तो आप चेक करेंगे कि किसी आम बंदे के खिलाफ FIRs नहीं हुई, और जिनके खिलाफ हुई है अपना केस साबित ही नहीं कर पाते। हाँ, अगर रूटीन में किसी जगह पर टैक्स की डॉक्यूमेंटेशन में गलती है या कुछ इस तरह के मामला आ गए हैं तो उसका सिर्फ असेसमेंट ऑर्डर, उसके ऊपर फ्रॉड का चार्ज नहीं होता, फ्रॉड का एलिगेशन। अच्छा, मैं नईम साहब दोबारा आपकी तरफ से आऊँगा। जो INDI है जो छापा मारती है, इसको छापा मारने के लिए इसके पास इख्तियारात हैं, कानून कहता है, या इसको किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती है? सर दो चीज़ें हैं। एक तो ये होता है कि अगर उसके पास पावर 38 की है, वो तो ये कहती है कि अगर आपने सिंपल वहाँ से रिकॉर्ड लेना है, आप समझते हैं कि यार मुझे इस प्रेमिसेस से रिकॉर्ड चाहिए, तो आप उनको एक नोटिस इशू करते हैं, पहले उस बंदे को भेजते हैं नोटिस कि भाई हम आपके पास आना चाह रहे हैं, आप खुद आके रिकॉर्ड दें या हम खुद ले लेते हैं। जी अब जी उसे पता चलता है कि यार ये बंदा रिलक्टेंट है, ये मुझे रिकॉर्ड नहीं दे रहा, उसे ये भी खबर आती है कि अगर मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं, तो फिर वो जब उसे कहते हैं सर्च वारंट, वो इशू करवाता है कंसर्न मजिस्ट्रेट से। ठीक है। और बेसिकली वो क्यों करवाता है, वो इंटीमेट करता है, क्योंकि सारी किसी भी इलाके की जितनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसका जो बेसिक कोर्ट है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है, वो उसके नॉलेज में लेके आता है कि सर हम फलां जगह पे जा रहे हैं, अगर वहाँ पे उसको किस कंसर्न थाने की पुलिस की ज़रूरत पड़ जाए वो साथ लेके उसकी हेल्प कर सके। ये भी जस्ट एक प्रिकॉशनरी मेजर्स है। ये टैक्स जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको ये सारा इल्म होता है इन चीज़ों का? 38 का नोटिस बिल्कुल मिलता है उसको? जी बिल्कुल मिलता है। मैं दोबारा आता हूँ काशिफ अनवर साहब, जिस तरह आप कह रहे थे कानून स्टेक होल्डर की मुशावरत से बनना चाहिए, जितना भी हमने डिस्कस किया कानून के मुताबिक, तो फिर FBR के अफसरान जो भी हैं INDI के हैं वो कानून के बगैर तो कुछ नहीं चलते, इजाज़त के लेके सारा कुछ चलते हैं। फिर हमारी ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज क्यों होती है? छापा ये FBR ने किया, जुल्म किया, इसके साथ जुल्म किया, ये जुल्म हुआ हमारे साथ, अचानक हो गया, फिर तो सारे कानून के बाद होता है, फिर तो हक है। वो चंद लोग ख़राब हैं, सारे तो नहीं है, अच्छे भी हैं। देखें, एक कानून का आ जाना, उस पर इतलाक़ ना होना, और ये उसमें बहुत से रीज़न्स हैं। देखें, बहुत से रीज़न्स हैं उसमें। अब जहाँ आपने कहा कि सरापा एहतजाज होते हैं, तो देखें हमने जो अपना करना है प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट को ही बताना है ना। देखें, एक माँ को ही बताना है ना। जब गवर्नमेंट आपकी माँ है तो आपको जो तकलीफ हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ना ही उनको सपोर्ट कर रहा हूँ जो चोरी कर रहे हैं। देखें, POS की इंटीग्रेशन मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, अगर आप ये समझते हैं कि चेन ऑफ स्टोर्स है उसको POS इंटीग्रेशन में आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। जी जी। अगर आपके इंपोर्टर्स हैं और इंपोर्टर्स आगे रिटेल का काम कर रहे हैं और आप समझते हैं कि उनकी भी ज़्यादा बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन देखें अगर हम इस बात को भी देख लें कि जो इंपोर्टर है वो क्या डिक्लेयर नहीं कर रहा अपनी तमाम सेल्स को इंपोर्ट स्टेज के ऊपर, क्या वो टैक्सेस पे नहीं कर रहा? और जब जिस कानून का इतलाक़ होता है ना, वो क्रॉस द बोर्ड होता है। क्या एक कानून, देखें हम जो बात कर रहे हैं कानून की कर रहे हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, इसका इतलाक़ तमाम लोगों के ऊपर होता है। हम अगर एक कानून बनाएं और हम ये कहें कि इसका इतलाक़ सिर्फ 1 लाख लोगों के ऊपर होगा, बाकी 10 लाख लोग जो हैं वो उसके ऊपर नहीं होगा, वो compete नहीं कर सकते। और एक बात यहाँ कर लूँ, एक ऐसा रिटेलर जो 17% सेल्स टैक्स ले रहा है और एक ऐसा रिटेलर जो 17% सेल्स टैक्स नहीं ले रहा, वो तो कॉस्ट वाइज कम्पीट ही नहीं कर सकता। और ऐड करूं, जब कानून ये कहता है कि आपने ऐसा जो ख़रीदार जो गया है, अगर वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा की परचेज़ कर रहा है, अयूबी साहब यहाँ पर मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ कि अगर आप भी परचेज़ करने के लिए जाएंगे और आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा की परचेज़ करेंगे, आप अपना CNIC नहीं देंगे। देखें, रिटेलर्स को देखिए कानून तो बन गया कि आपने अगर 1 लाख रुपए की परचेज़ करनी है तो आप अपना CNIC दें, लेकिन नहीं देते। देखें, इस सिस्टम को देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि कानून गलत है, वी हैव टू गिव टाइम, हमें उस सिस्टम को ठीक करने सबके लिए बराबर करने की जरूरत। एक तो बराबर करना है और टाइम देना है टाइम उसको। देना। देखिए, अगर हम ये कहें कि आज कानून दिया और हम फौरन ही इतलाक कर देंगे, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नेम साहब, जिस तरह अभी उन्होंने 2-3 निशानदेही करवा दी है, एक बंदा 17% वसूल कर रहा है, एक बंदा कर ही नहीं रहा, ज़ाहिर वो भी फ़र्क है, और एक बंदा टैक्स अदा कर रहा है, टैक्स अदा ही नहीं कर रहा। ये कानून का तजाद है, ये इतलाक का, इनमें भी तो ये भी टैक्स पेयर क्या है ना मसाइल। समझाता हूँ सर आप। जी जी। बेसिकली मैंने शुरू में आपसे जो रिक्वेस्ट की वो ये थी कि सेल्स टैक्स वैल्यू एडिड टैक्स है। ठीक है। अब हम जो कहते हैं ना 17%, किसी भी प्रोडक्ट पे उसकी फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज होती है, वहाँ पे 17% टैक्स लग जाता है। ठीक है। अब जो एंड कंज्यूमर तक चीज़ पहुँचती है वो फर्स्ट स्टेज नहीं है। जब आर्डर होता है, असेसमेंट, वो आर्डर पास करता है INDI,
उसमें हेयरिंग के लिए टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन को मौका दिया जाता है, और दूसरा जब ऑर्डर पास हो जाता है उसके बाद आई का किरदार रह जाता है पीछे बकाया। आप क्या समझते हैं? लेकिन ब्रेक से बाद में जवाब लेता हूँ आपसे आकर। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी। पूरा अगर सेल टैक्स एक्ट देखते हैं जी जी, तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि ऑफिसर खुद से कोई ऑर्डर पास करे। ठीक है। एफबीआर का सर्कुलर है तमाम ऑफिसर्स को कि आपने कोई भी ऑर्डर नहीं पास करना जब तक कि आप 3 हेयरिंग्स ना दे दें, 3 दफ़ा उस बंदे को कॉल ना कर लें, उसको बुला ना लें। यानी कि हेयरिंग में सुना जाता है उसको, रजिस्टर्ड पर्सन को। देखिए सेल्स टैक्स के केस में स्पेशली मैं जो समझा हूँ, मैंने जितना भी ऑफिसर को देखा, कोर्ट्स की हेयरिंग की, सारा कुछ किया है, सेल्स टैक्स के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। यहाँ पे उस बंदे को बुला के सुना जाता है, उसकी रीज़न क्या है। जी जी, बल्कि अभी रिसेंटली ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है। उन्होंने कहा जी आप ऑडिट प्रोसीडिंग कर ही नहीं सकते जब तक पहले आप रिकॉर्ड ना मंगवा लें। ठीक है। इससे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ क्या हो सकती है ठीक है। कि जब कभी आपने ऑडिट कॉल करना हो तो पहले सिर्फ रिकॉर्ड मांगा जाएगा और उसमें ऑडिट का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया जाएगा। ठीक है। रिकॉर्ड मंगवाएंगे, उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर डिस्क्रिपेंसी हो तो उसको पहले हाईलाइट करेंगे, ठीक है। बताएंगे उस टैक्स पेयर को, रजिस्टर्ड पर्सन को, भाई आपके रिकॉर्ड में ये गलती, आप हमारे पास आए, इसको रिकंसाइल करवाएं। ठीक है। अगर वो नहीं करवा पाता फिर उसको ऑडिट कॉल किया जाएगा। उसकी रीज़न ये आई भाई साहब, देखें सेल्स टैक्स का कंसेप्ट जो है ना ये बड़ा ट्रांसपेरेंट है, और अगर इस कौम को या सारे बिजनेस कम्युनिटी को इसका कंसेप्ट समझा दिया जाए। जी जी, ये 17% लोग कभी कहना ना, वो क्लियर कर दूं, 17% टैक्स पे नहीं किया जाता। बेसिकली हर वो पोर्शन जो वैल्यू एडिड टैक्स होता है उसको चलाया जाता है। ये तो मैं कहता हूँ बिजनेस कम्युनिटी से भी, टैक्स ऑफिसर से भी, कि अगर वो बंदा जो प्रॉपर बिजनेस कर रहा है, अगर वो सारे मिलके इस चेन को ठीक कर लें तो टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा। इसका मतलब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो फरमाते हैं, सही कहते हैं, जो सेल टैक्स है वो हुकूमत ख़जाने तक पहुंच ही नहीं पा रहा। जितना 40% इनकम टैक्स है, 60% सेल टैक्स का कानून है, उसमें से भी 40% में से भी 85% इनडायरेक्ट टैक्सेस वसूल विद होल्डिंग की सूरत में किए जाते हैं। फिर तो सारा कानून उल्टा है, इनकम टैक्स बेस तो हमारा है ही नहीं है, इकॉनमी जितनी भी है। अयूब साहब, इनकम टैक्स एक डिफरेंट चीज़ है, इसका कंसेप्ट कौम को समझाने की ज़रूरत है। इनकम टैक्स तो वो टैक्स है कि मैंने अगर कोई पैसा मेरी इनकम पे कमाया, है, मैंने दे दिया। इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है। जब ऑर्डर पास हो जाता है अपील का हक होता है टैक्स पेयर को, रजिस्टर्ड बिल्कुल होता पर्सन है, को, बिल्कुल होता है। तो वो कितने देर में प्रोसेस मुकम्मल होता है? अगर उसको जेल में जाना पड़ गया, उसको गिरफ्तारी होगी, एफआईआर होगी, तो फिर वो नहीं, अपील के साथ। अपील एक डिफरेंट चीज़ है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एक अलग चीज़ है। ठीक है। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जिस तरह सीआरपीसी की सारी प्रोविजंस हैं वही इन्वोक होंगी, इनके पास वही पावर्स आ जाएंगी। जी जी, अगर वो बंदा समझता है कि मैं, उसे पता चल जाता है कि एफआईआर हो गया और वो चाहे तो वो प्री अरेस्ट बेल भी करवा सकता है। यानी कि अगर अल्लाह जी ना जी, करे उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है और वहाँ पे जाके वो कंसर्न जो स्पेशल जज साहब हैं, सेशन जज साहब, अगर उनके पास वो जाके ये साबित कर देता है कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर की गई है, इसके ऊपर जो एलिगेशंस हैं ये गलत नहीं, रूटीन में होता है, जी जी, तो जैसा भी उसकी बेल को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये नहीं होता। होता ये है कि जब आप वहाँ पे जाके अपने उस एरियाज को, जिस जगह पे चैलेंज किया गया, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो फिर जज साहब क्या करेंगे? अल्टीमेटली उनको फिर वो जो प्रोसीजर है उनकी डिटेंशन को रखें। जी। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं मामून निसार साहब, माहिर टैक्स अमूर हैं और सेल टैक्स पर काफ़ी ग्रिप रखते हैं। मामून निसार साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मामून निसार साहब, ये बताइएगा कि आजकल सेल टैक्स के माध्यम में बहुत सी एफआईआर हो रही हैं और दूसरा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के तहत फेक इनवाइस का शोर है। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं? सेल्स टैक्स जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम यहाँ पर बैठ के बहस करते हैं, या आपके भी शो के तवज्जुह से जो टैक्स के ऊपर गुफ्तगू होती है वो हम टैक्स कवानीन की बात ज़रूर करते हैं, मगर जो सेल्स टैक्स का पैसा है, अगर हुकूमत सेल्स टैक्स के पैसे को फोकस करे जो वो अब कर रही है, जो पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो आपने इसके अंदर पूछा है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो इस वजह से इस पे फोकस कर रही है बिकॉज सेल्स टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी या उसकी नॉन डिक्लेरेशन से कहीं ज़्यादा है। बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड होने चाहिए, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, लिहाजा सेल्स टैक्स पे बहुत वैलिड फोकस हो रहा है।
दूसरा आपका जो एक सवाल आपने पूछा पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन के हवाले से, पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन जो है वो अयूबी साहब आजकल बिल्कुल हॉट टॉपिक बना हुआ है और पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन हो भी रही है। इसके अंदर टियर 1 का रिटेलर का एक क्लॉज है जिसमें उसकी डेफिनेशन दे दी गई है 43A सब क्लॉज के तहत। उस टियर 1 रिटेलर में हर किस्म का बड़ा रिटेलर आ जाता है और बहुत सी जगहों पर ये इतलाक हो चुका है, पॉइंट ऑफ सेल लग चुका है। पॉइंट ऑफ सेल लगने की वजह से ही ये जो बजट्स मीट हो रहे हैं या एक्सीड हो रहे हैं या ज़्यादा कलेक्शन हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। ये शायद पॉसिबल ही ना होता अगर टियर 1 रिटेलर का लॉ ना आया होता या पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन का लॉ इसके अंदर ना आता। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा इकदाम है, इसको होना चाहिए, मगर अच्छी वैलिड बुनियादों पे। जो टियर 1 की कैटेगरी में फॉल करते हैं, सब क्लॉज 43A के तहत टियर 1 रिटेलर हैं, सिर्फ उन्हीं पे इसका इतलाक होना चाहिए और इसके बारे में डिपार्टमेंट को भी बड़ा क्लियर होना चाहिए, बिकॉज फिर छोटे ताजरान से ये बहुत ज़्यादती होगी कि उनको टियर 1 में डाल दिया जाए और बड़े जितने रिटेलर्स हैं उनको ना डाला जाए। मामून निसार साहब, ये भी बताइएगा कि सेल टैक्स की मद में आप टैक्स अविजन को किस तरह रोक सकते हैं? अच्छा यूबी साहब, जो पॉइंट ऑफ सेल आपका पॉइंट था उसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसके अंदर देखा ये जा रहा है कि डिपार्टमेंट जो है पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन का नोटिस देता है। अब उसके अंदर जो है वो इन्होंने पेनल्टीज़ रखती हुई हैं जो कानून कहता है। कानून 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की पेनल्टी की बात करता है और हाईएस्ट पेनल्टी शायद इसकी 2 मिलियन है। तो 5 लाख पेनल्टी का अलग से नोटिस हो रहा है, 10 लाख की पेनल्टी का अलग से नोटिस हो रहा है। ताजरान इस बारे में भी बड़े कन्फ्यूज़ हैं कि पेनल्टी नोटिस के बजाय उनको बाकायदा एक रजीम के तहत, एक प्रॉपर एफर्ट के तहत एफपीआर को जाके डोर टू डोर ये फैसिलिटी देनी चाहिए और जाके गाइड करना चाहिए लोगों को कि भाई आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। आजकल तो सर मसला कोई नहीं है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि एक वीडियो जो है जो वायरल हो, एफपीआर के चेयरमैन साहब इसके बारे में बात करें। हर आरटीओ का चीफ कमिश्नर जो है वो इसको एड्रेस करें, डिफरेंट एरियाज़ का नाम लें, उन एरियाज़ के कमिश्नर्स को कहें कि थ्रू वीडियो लिंक आप ताजरान से बात करें और उनसे कहें कि काइंडली अपना पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन करवाना शुरू कर दें। सारे लोग करें, पेनल्टीज़ आती हैं बाद में। ये हमारे मुल्क में एक बड़ा अजीब किस्म का मामला होता है। हमेशा हम देखते आ रहे हैं, काफ़ी साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, कि पहले जो है वो गलत एंड से स्टार्ट होता है और ताजरान जो है वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। जब वो ताजरान बेसिकली होता यही है कि वो प्लेथोरा ऑफ एक अमलगम ऑफ लिटिगेशन बन जाती है। जब वो लिटिगेशन बनती है तो फिर टेबल पे बिठाया जाता है दोनों पार्टीज़ को। तो ये गलत है। मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेंट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बहुत एक्सपीरियंस है अंडर दी 2001 ऑर्डिनेंस कि हमने किस तरह इसको सही करना है और किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा ताजरान को जो है कॉन्फिडेंस में लें, चेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लें। आज भी बल्कि मेरा ख्याल है कि आज या कल की खबर थी कि बहुत बड़ी एक अपील की गई है, बहुत बड़ा पेज लगा है अखबार के अंदर, अपील की गई है फ्रॉम दी फेडरेशन, जो चेयरमैन, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो फेडरेशन, फेडरल बॉडी है, फेडरेशन है, उसकी तरफ से कि जी ये एफबीआर की तरफ से बहुत ज़्यादा हमें हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है। तो इस लेवल पे बातें नहीं आनी चाहिए। मेरा ये छोटी सी सबमिशन है। मामून निसार साहब, आखिर में ये बताइएगा जो एफआईआर हो रही हैं सेल टैक्स की मद में, टैक्स पेयर के लिए और टैक्स कलेक्टर के लिए आप क्या तजवीज़ देंगे ताकि एफआईआर का कॉन्सेप्ट वैसे ही ख़त्म हो जाए? रोकने का बड़ा अच्छा तरीका ये है कि जो ट्रेडर है वो खुद रिकॉर्ड पे आए, अपने आप को फाइलर करे, फाइलर करके किसी किस्म का नोटिस है वो उसको उस एड्रेस पे मिलेगा जो एड्रेस वो डिपार्टमेंट को देगा। एफआईआर होती नॉर्मली उस बंदे के ऊपर हैं जहां पर ट्रेडर खुद छुपा बैठा होता है। कई दफ़ा नोटिस रिसीव होता है, कई दफ़ा नहीं होता। आम तौर पे जो केसेस में देखा गया है, हमारे सामने जो केसेस आते हैं हमारे पास एज लीगल प्रैक्टिशनर्स, जो सेल्स टैक्स की एफआईआर से केसेस आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमने कई दफ़ा गए वहाँ पे नोटिस रिसीव करवाया, कोई XYZ पर्सन था उसने नोटिस रिसीव किया, उसने ये भी कहा कि मैं इस दुकान के मालिक तक ये पहुँचा दूँगा, फिर दोबारा गए, फिर उन्होंने दुकान के मालिक से मुलाकात की, उसको कहा आपके ख़िलाफ़ नोटिस है। तो नोटिसबाजी चल रही होती है। ये डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा एक ग्रीवेंस है कि जी हमें वो बंदा नहीं मिलता, हम नोटिस देते हैं। कुछ थोड़ा सा इसके अंदर हमारे एफपीआर के जो स्टाफ हैं, जो फील्ड फोर्स है, फील्ड फॉर्मेशन है, वो थोड़ी सी ज़्यादती ये भी कर जाते हैं कि वो
अगर 1-2 नोटिस दिए हैं तो वो कहते हैं जी हमने 15 से 20 नोटिस दिए हैं। तो थोड़ा सा इधर भी को देखना चाहिए और ताजरान को केयरफुल होने के लिए ये ज़रूर करना चाहिए कि जी अपनी कंप्लायंस खुद करें। कम से कम इनकम टैक्स रिटर्न हर बंदे का जो है वो पे लागू होता है, जो ताजर है, जो बिज़नेस करता है, वो उस पर हर बंदे पे लागू होता है। वो ज़रूर अपने आप को रिकॉर्ड पे लेके आए। तो डिपार्टमेंट विल बी बाउंड कि वो उसी एड्रेस पे नोटिस डाले जिस एड्रेस के ऊपर वो NTN के ऊपर एड्रेस आया है, 181 के फॉर्म के ऊपर एड्रेस है। जहाँ पर वो एड्रेस है उस एड्रेस को जो है वो प्रॉपरली वो किया जा रहा है। इसके अंदर मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि ये बेहतरीन तरीका है। ताजरान को भी समझाया जाए कि आप सिर्फ इस डर से कि हमें NTN में हम रजिस्टर हो जाएंगे तो हमें जो है वो फिर से नोटिस आना शुरू हो जाएंगे तो हम रजिस्टर ही ना हो, ये बिल्कुल गलत खाम ख्याली है जी। मेरा ख्याल है कि ये वो दौर नहीं है जहाँ पे छुप के बैठा जाए तो मसला हल हो जाएगा। कंप्यूटराइज दौर है, आप नज़र में हैं, डिजिटलाइज हो गई हैं सारी चीज़ें, डिवाइसेस हैं, कैमरास हैं, गूगल अर्थ है, ये चीज़ें सारी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हुई हैं। हम इनसे अब छुप नहीं सकते। बेहतर है अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट में लेके आएँ। ये बेस्ट पॉसिबल तरीका मुझे समझ आता है। बहुत शुक्रिया मामून साहब, आपने हमें टाइम दिया। नईम साहब, टाइम कम है, सेल टैक्स के ऊपर खास तौर पर जिस पर आज हम प्रोग्राम करना चाह रहे थे, आप क्या तजावीज़ देंगे, क्या प्रपोजल है? सबसे पहले मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जी जी, जो प्रॉपर बिजनेस करने वाले लोग हैं वो हमेशा से ही टैक्स पे कर रहे हैं। जी जी, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने चैम्बर फोरम पे, जिस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बाकी फोरम्स है, वहाँ पे इस चीज़ की कंपेन चलाएं, डॉक्यूमेंटेशन की। जी जी, मैं आपको आपके प्रोग्राम को यह छोटी दे रहा हूँ कि जिस दिन बिजनेस कम्युनिटी खुद से ही डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना शुरू हो जाएगी, बिजनेस भी बढ़ेगा, रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा और ये पाकिस्तान में तरक्की करेगा। जी काशिफ अनवर साहब। मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि हमें अपना टैक्स पूरा देना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, क्योंकि अब हालात ऐसे आ गए हैं कि अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन तो मेरी सिर्फ दरख्वास्त सिर्फ ये है कि देखें, यहाँ पर अगर हम असेसमेंट करते हुए उन फैसलों को देख लें और जो फैसले हमारे ट्रिब्यूनल से जाके रिजेक्ट होते हैं, अगर उन फैसले करने वालों के खिलाफ भी थोड़ा सा अगर डिपार्टमेंट देख ले तो बहुत सी बेहतरियाँ हो जाएंगी। और एक और बात अयूबी साहब, एक और बात बताऊं कि बिजली चोरी और गैस चोरी कभी भी वो आदमी नहीं कर सकता जब तक डिपार्टमेंट का आदमी साथ ना हो। तो हमें उन लोगों को भी देखना है जो डिपार्टमेंट में बैठे हैं, जो चोरी करवाते हैं। अगर वो चोरी नहीं करवाएंगे तो जो दूसरी तरफ का आदमी होगा वो चोरी कभी भी नहीं करेगा। आपके चैम्बर ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जो सेल टैक्स का जो फ़लसफ़ा है ये तो आम कंज्यूमर के ऊपर है, ये सारा इसका बोझ ही आवाम के ऊपर जाता है। इनकम टैक्स बेस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जो अशराफिया है, जो बड़े लोग हैं, जो टैक्स नेट में नहीं है, वो भी टैक्स नेट में आए, वो भी टैक्स दें, ये आवाज़ उठा सकते हैं चैम्बर। हम सबको टैक्स देना चाहिए। जब हम इस मुल्क टैक्स की तरक्की। देंगे तो अल्टीमेटली हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ का एडिशन करता हूँ। जी देखिए, अभी हमने सारी डिबेट की और मैंने ज़्यादा कोशिश ये की कि बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मेरी इंटरेक्शन हो, उनको मैं गाइड कर सकूं या बता सकूं। जी जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पहले नंबर ऑफ़ फोरम्स पे कह चुका हूँ। जी जी, FBR में प्रोफेशनल्स को लेके आए, FBR में अकाउंटेंट्स को लेके आए, लॉ एक्सपर्ट्स को लेके इन्फोर्समेंट आए। टीम ही नहीं है सेल टैक्स की, तो नीम साहब उसके FBR के पास तो सर, इसमें चंद अफसरान अगर हैं। चंद अफसरान है सर, मैं ये कहता हूँ CSS का अपना एक क्राइटेरिया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका हर अदारा तरक्की करे तो उसके एक्सपर्ट वहाँ पे लेके आए। प्रोफेशनल FBR जो काम को जानते की हो। ज़रूरत है, लॉ लीगल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, आम लोगों की ज़रूरत नहीं। अगर वहाँ पे जाएंगे, जिस तरह भी काशिफ साहब ने कहा कि वो गलत ऑर्डर पास करते हैं, फिर वो गलत ऑर्डर क्योंकि कानून को समझ नहीं पाते। यही वजह है जिसकी वजह से ये सारे शोर शराबे हैं। नीम साहब आपको बहुत शुक्रिया, काशिफ साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आज आपने गुफ्तगू सुनी सेल टैक्स पे। हमने काफ़ी कोशिश की है लोगों को समझाने की, आवाम के आप तक ये बात पहुँचाने के लिए। उम्मीद है आप सेल टैक्स के जो फ़लसफ़ा है उसको समझ चुके होंगे। आप जो रसीद लें, ये चेक करें ये रसीद सही है, ये मेरा जो मैं टैक्स अदा कर रहा हूँ ये हुकूमती ख़जाने तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। आप भी हुकूमत का साथ दें। जब हम हुकूमत का साथ देंगे, टैक्स देंगे, ये पाकिस्तान की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता और टैक्स निज़ाम भी बेहतर होता चला जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।